हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एकेडमी में। तो आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट नर्सिंग एग्जाम, जैसे कि आप सभी को पता है सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम आने वाले हैं, जैसा कि ESIC, ठीक है, DSSB और नॉर्सेट, ठीक है। ये तो तीनों मेजर जो है हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और डेली हम ट्राई करेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने का। तो आज की हम क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देख लेते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद डिहाइड्रेशन, द नर्स अंडरस्टैंड दैट डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन। तो ऑप्शन है इसके, increase blood pressure, increase urine output, ऑप्शन सी इज डिक्रीज स्किन टर्गर एंड ऑप्शन डी इज डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पेशेंट हमारे पास डिहाइड्रेशन की कंप्लेन लेके एडमिट हुआ है, तो नर्स जो है डिहाइड्रेशन से रिलेटेड क्या देखने को वहां पे हमें मिलेगा। तो हमने ऑप्शन देख लिए हैं, तो राइट ऑप्शन की तरफ अगर हम चलें तो क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम साइन की बात करें तो देखने को मिलेगा डिहाइड्रेशन से रिलेटेड डिक्रीज स्किन टर्गर। ठीक है, डिक्रीज स्किन टर्गर हमें देखने को मिलेगा, ये डिहाइड्रेशन का साइन है। बाकी अगर हम बाकी सब की बात करें तो ये डिहाइड्रेशन में नहीं देखने को मिलते हैं। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन इज द प्रायोरिटी। ठीक है, हमारे पास पेशेंट है एक जिसकी नर्स केयर कर रही है, स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर का पेशेंट है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, एज अ नर्स हमारी क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या इंटरवेंशन हम करेंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट वन इज अप्लाई अ हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग, ऑप्शन बी इज एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ, ऑप्शन सी इज cleans the wound with sterile saline and ऑप्शन डी इज elevate the affected limb। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास हमें दिया हुआ है स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर। ठीक है, स्टेज सेकंड में क्या होता है, हमारी एपिडर्मिस जो है कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाती है, और इन सम केसेस क्या होता है, जो डर्मिस होती है वो भी इन्वॉल्व होने लग जाती है। ठीक है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन तो हो चुका होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लीन द वुंड विद स्टेराइल सेलाइन। ठीक है, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होगा वहां पे, इसलिए हमें वुंड को जो है क्लीन करना होगा, और स्टेराइल जो है स्टेराइल सेलाइन से हमें वुंड को क्लीन करके रखना होगा, ताकि हम उसे इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर सके एरिया को। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ हेल्थ एजुकेशन सेशन द नर्स टीचर्स अ क्लाइंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज पोस्ट ऑपरेटिवली, द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज टू। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पेशेंट का और नर्सेस का जो टीचिंग सेशन चल रहा है वहाँ पे, तो उसमें अगर हम बात करें कि जो पेशेंट हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिवली यानी जो ऑपरेशन के बाद हमारे पास पेशेंट होते हैं, तो उनमें जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाती है उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो प्राइमरी पर्पस क्या रहने वाला है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, क्यों सजेस्ट किया जाता है, तो पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीज लंग वॉल्यूम, ऑप्शन सेकंड डिक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन सी इज improve digestion एंड ऑप्शन डी इज प्रिवेंट यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, तो जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाती है आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को सेकेंड डे से ही स्टार्ट कर दिया जाता है, और स्पेशली वैसे तो मोस्टली सभी जो भी अंडर जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया सभी में किया जाता है, पर मेनली कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें कि पेशेंट की सर्जरी हुई है अंडर जनरल एनेस्थीसिया, तो उस कंडीशन में वहाँ पे एटिलेक्टेसिस और न्यूमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज देते हैं। तो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए। क्यों देंगे, ताकि हम लंग की वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर सकें। ठीक है, जिससे हम पेशेंट को एटिलेक्टेसिस और न्यूमोनिया से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
A client with heart failure is prescribed furosemide or Lasix. The nurse should monitor for which of the following एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, एक पेशेंट है हमारे पास में, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो उसको प्रेस्क्राइब किया गया है फ्रूसेमाइड और लेसिक्स प्रेस्क्राइब किया गया है। तो हम बात करें यहाँ पे कि जो नर्स है उसे किस चीज के लिए यहाँ पे मॉनिटरिंग करना होगा, या हम बात करें फ्रूसेमाइड से रिलेटेड हमें कौन से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास में फर्स्ट वन इज हाइपोकेलेमिया, सेकेंड वन इज hyperkalemia, ऑप्शन सी इज हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन डी इज ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो हम बात करें कि फ्रूसेमाइड जो हम देते हैं, फ्रूसेमाइड क्या है, लूप डायूरेटिक है। ठीक है, लूप डायूरेटिक है, तो इसकी वजह से हम बात करें क्या होता है, लूप डायूरेटिक क्या करती है फ्रूसेमाइड, जो हमारी बॉडी में पोटेशियम है उसका एक्सक्रिएशन बढ़ा देती है। ठीक है, वाटर के साथ में एक्सक्रिएशन बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी से जो पोटेशियम है उसका लॉस हो जाएगा और कंडीशन जो अराइज होने वाली है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोकेलेमिया वाली कंडीशन फ्रूसेमाइड जो है अराइज कर देता है, इसलिए ये इसका एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है। तो हमें इसकी मॉनिटरिंग करनी है जब भी हम पेशेंट को फ्रूसेमाइड प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर, सॉरी रिपीटेड हो गया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A post-operative client is prescribed low molecular weight heparin for deep vein thrombosis prophylaxis. The nurse educate the client about low molecular weight heparin and emphasizes the need for monitoring which parameter। ठीक है, एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, वहां पे हमने उसको हेपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन दिया हुआ है ताकि हम उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने से प्रिवेंट कर सके। ठीक है, उसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे रहे हैं। तो नर्स जो है यहाँ पे पेशेंट को एजुकेट करेगी कि हमें क्यों मतलब दिया है हमने, नीड हुई है, तो इससे रिलेटेड हमें कौन सा पैरामीटर साथ में मॉनिटरिंग करना होगा हेपेरिन के साथ में। ठीक है, तो किस चीज की मॉनिटरिंग हम साथ में यहाँ पे करने वाले हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट वन इज ब्लड प्रेशर, सेकंड वन इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन सी इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड ऑप्शन डी इज प्लेटलेट काउंट। ठीक है, तो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन डी, प्लेटलेट काउंट, क्योंकि जो हमारी हिपेरिन है वो क्या करती है, प्लेटलेट काउंट को जो है डिक्रीज कर देती है, इसलिए हमें प्लेटलेट काउंट यहाँ पे साथ ही में जो है इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी जब भी हम पेशेंट को हिपेरिन प्रेस्क्राइब किया गया है, हिपेरिन पे है पेशेंट, हिपेरिन मेडिकेशन चल रहा है उसको, तब हम साथ ही में प्लेटलेट काउंट भी चेक करेंगे पेशेंट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A client with heart failure is prescribed digoxin. The nurse understand that digoxin toxicity may occur if serum level exceed। ठीक है, एक पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसको डिजॉक्सिन मेडिकेशन दी गई है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमें जो है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को अगर समझना है, या हमें पता होना चाहिए डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कितना, उसका सीरम लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद हमें डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन है हमारे पास में 0.5 Ng/ml, नैनोग्राम पर ml, ऑप्शन बी इज 1.0 Ng/ml, ऑप्शन थर्ड इज 2.0 Ng/ml एंड ऑप्शन डी इज 5.0 Ng/ml। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि किस लेवल से ज्यादा हो जाएगा, तो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन सी। अगर हमारा सीरम डिजॉक्सिन लेवल जो है 2.0 Ng/ml से ज्यादा हो जाएगा, तो इसके बाद टॉक्सिसिटी, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइंट इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थ्रू अ सेंट्रल
venous catheter, the nurse observes sign of infection at the catheter site. What is the priority nursing intervention? ठीक है, एक पेशेंट है जो कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी पे है, सेंट्रल वीनस कैथेटर से टीपीएन जो है का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो नर्स को जो है इससे रिलेटेड जो कैथेटर साइट है उस पे इंफेक्शन के साइन को हमें ऑब्जर्व करना है। तो हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट वन इज एडमिनिस्टर एंड एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी इज चेंज द कैथेटर ड्रेसिंग, ऑप्शन सी इज ऑब्टेन ब्लड कल्चर एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीज दी टीपीएन इन्फ्यूजन रेट। ठीक है, तो किस तरीके से हमें साइन को ऑब्जर्व करना है कैथेटर साइट पे इन्फेक्शन का, तो उसमें हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन की प्रायोरिटी की अगर हम बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑब्टेन ब्लड कल्चर। ठीक है, हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड कल्चर लेंगे, सैंपलिंग करेंगे, तो अगर इन्फेक्शन होगा तो हमें ब्लड कल्चर की रिपोर्ट के थ्रू हमें कैथेटर साइट इन्फेक्शन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लेने वाले हैं यहाँ पे ब्लड कल्चर पेशेंट का करवाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A client with a leg cast reports severe pain, numbness and tingling in the toes. The nurse suspect compartment syndrome. What is the priority action? ठीक है, एक पेशेंट है जिसको कास्ट लगा हुआ है, प्लास्टर कास्ट लगा हुआ है। तो पेशेंट जो है वहां पे जहाँ पे कास्ट लगा हुआ है, लेग कास्ट है, तो वहां पे सीवियर पेन, नमनेस और टिंगलिंग जो है टोज में उसे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बात करें, नर्स को लग रहा है वहां पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमारा प्रायोरिटी एक्शन क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट वन इज एलिवेट द लेग, सेकंड वन इज एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, ऑप्शन सी इज लूजन द कास्ट एंड ऑप्शन डी इज अप्लाई आइस टू द अफेक्टेड एरिया। सॉरी। तो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाली जो कंडीशन को हमें यहाँ पे सस्पेक्शन चल रहा है कि हो सकती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लूजन दी कास्ट। कास्ट को क्या करना है, हमें लूज कर देना है, क्योंकि ये कंडीशन किस वजह से अराइज हो गई है, क्योंकि वहां पे जो कास्ट है वो वहां पे टाइटनेस आ गई है। ठीक है, टाइटनेस होने की वजह से वहां पे सीवियर पेन, नमनेस और टिंगलिंग देखने को मिल रही है हमें टोज में, इसलिए हमें हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होना चाहिए कि हमें कास्ट को क्या करना है, लूज कर देना है। क्लियर है? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद nasogastric ट्यूब, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक टू वेरीफाई द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन और फीडिंग। तो यहाँ पे नर्स जो है केयर कर रही है पेशेंट की जिसको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है। अगर हम बात करें कि हमें करेक्ट प्लेसमेंट ट्यूब का हमें कंफर्मेशन करनी है बिफोर मेडिकेशन और फीडिंग। अब हमें उस पेशेंट को फीडिंग करानी है या मेडिकेशन देनी है, उससे पहले हमें पता करना है कि जो हमने नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है लगा रखी है पेशेंट को, उसका प्लेसमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो उसको हम किस तरीके से पता करने वाले हैं? ठीक है, तो नर्स को क्या एक्शन करना होगा इस चीज का कंफर्मेशन के लिए? तो ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट वन इज ऑस्कल्टेट फॉर बॉवेल साउंड, ऑप्शन बी इज चेक द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एस्पिरेट, ऑप्शन सी इज measure the length of the tube and ऑप्शन डी इज observe the tube migration। ठीक है, तो किस तरीके से हम प्लेसमेंट कंफर्म करेंगे? तो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है चेक द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एस्पिरेट। ठीक है, एस्पिरेट करके देखेंगे, अगर हमें कंटेंट की जो है कंटेंट जो हमें गैस्ट्रिक कंटेंट रिसीव होगा वहां पे उसकी पीएच अगर हाईली एसिडिक होगी, मींस कि हमारे जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो उसका प्रॉपर प्लेसमेंट है। ठीक है, स्टमक में हमारी ट्यूब है। ठीक है,
तो गैस्ट्रिक कंटेंट से हम पता कर लेंगे पीएच का, पीएच से हम पता कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटस इज प्रेस्क्राइब इंसुलिन, the nurse understand that the peak action of regular insulin occur। एक पेशेंट है हमारे पास में डायबिटीज मेलाइटस का जिसको इंसुलिन प्रेस्क्राइब किया गया है, तो नर्स को पता होना चाहिए, या नर्स को पता है कि जो पीक एक्शन है रेगुलर इंसुलिन का वो कब स्टार्ट होता है, ठीक है, कब इंसुलिन अपना पीक एक्शन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास में 30 मिनट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी इज 1 to 2 hour आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी इज 4 to 12 hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी इज 24 hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम रेगुलर इंसुलिन के पीक एक्शन की बात करें तो जब हम इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1 से 2 घंटे के बाद में जो हमारा इंसुलिन होगा उसका पीक लेवल हमें देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन के 1 से 2 घंटे के बाद में, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेगुलर इंसुलिन के बारे में, ठीक है। तो 1 से 2 घंटे बाद एडमिनिस्ट्रेशन के हम उसका पीक लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज कंडक्टिंग अ health promotion class on smoking session, which intervention is most effective in assisting client to quit smoking। नर्स जो है कंडक्ट करा रही है हेल्थ प्रमोशन क्लासेस स्मोकिंग सिसेशन पे, तो इनमें से कौन सी इंटरवेंशन मोस्ट इफेक्टिव होगी पेशेंट के स्मोकिंग को जो है क्विट कराने में। तो ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट वन इज प्रोवाइड nicotine replacement therapy, option B is prescribing antidepressant medication, option C is offering counseling and support, and option D is encouraging the use of smokeless tobacco। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इनमें से मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो क्या होने वाली है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑफरिंग काउंसलिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। हम अगर हम बात करें कि हम पेशेंट को अगर प्रॉपर काउंसलिंग और सपोर्ट के साथ में और अदर कुछ ट्रीटमेंट देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कंपेयर टू डायरेक्ट हम उसे मेडिकेशन देंगे, ठीक है। एक हमने पेशेंट हमारे पास में आया और हमने उसको कुछ भी जो भी हम उसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी अगर हमें उसे देना था हमने दे दिया जस्ट, और हमने उससे रिलेटेड कोई उसे काउंसलिंग और सपोर्ट नहीं किया, तो वो 1-2 दिन लेगा या नहीं लेगा उसका हमें नहीं पता, पर अगर हमने उसे प्रॉपर काउंसलिंग और सपोर्ट देके हम उसे एजुकेट करेंगे, उससे क्विट करने के लिए उसे बेनिफिट्स बताएंगे, तो वो हो सकता है कि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी रहने वाली है ऑफरिंग काउंसलिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद nurse is caring for a client with nasogastric tube in place of enteral feeding. The nurse should assess for which complication related to tube insertion, ठीक है। नर्स जो है केयर कर रही है पेशेंट की नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो कि एंट्रल फीडिंग के लिए हमने लगाई हुई है। हम बात करेंगे यहाँ नर्स जो है क्या असिस्ट करेगी कॉम्प्लिकेशन ट्यूब इंसर्शन से रिलेटेड, क्या कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। सॉरी, तो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगी, फर्स्ट वन इज ब्रेडिकार्डिया, सेकंड वन इज हाइपरकैलेमिया, थर्ड वन इज नेजल कंजेशन एंड फोर्थ वन इज एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। तो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन डी, एस्पिरेशन निमोनिया हमें वहां पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ट्यूब का जिसकी वजह से हो सकता है गैस्ट्रिक कंटेंट जो है हमारे लंग्स में एंटर कर जाए, उसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनिया वाली कंडीशन
वहां पे अराइज हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन ट्यूब इंसर्शन से रिलेटेड हमें देखने को मिल सकती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A client is admitted with diagnosis of pneumonia. The nurse is assessing the client's breathing sound and notes crackles on auscultation, which is the most likely cause of crackle in a client with pneumonia. ठीक है, एक पेशेंट हमारे पास में एडमिट हुआ है, डायग्नोसिस हमें पता चल गया है वहाँ पे निमोनिया का, डायग्नोसिस लेके पेशेंट एडमिट हुआ है, नर्स जो है ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है, वहाँ पे असिस्ट किया है, तो हमें ब्रीथिंग साउंड कैसा देखने को मिला है, क्रेकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं ऑस्कल्टेशन पे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट लाइकली कोज जो है निमोनिया में क्रेकल का क्या हो सकता है। ठीक है, क्रेकल के कोज की अगर हम बात करें निमोनिया में, तो ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट वन इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लूइड इन द एल्वियोलाई, ऑप्शन सी इज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड ऑप्शन डी इज प्यूरल इफ्यूजन। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर होने वाला है, हमें क्यों क्रैकल्स देखने को मिलेंगे निमोनिया वाले कंडीशन में, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास जो एल्वियोलाई है उसमें फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा, फ्लूइड अक्यूमुलेशन एल्वियोलाई में होने की वजह से क्रैकल साउंड अराइज होता है। ठीक है, तो निमोनिया में रीजन क्या होगा क्रैकल्स का, क्योंकि एल्वियोलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। सो क्वेश्चन है, a client is receiving tube feeding through a gastric tube. The nurse assesses the residual volume before each feeding. What action should the nurse take if residual volume is high? ठीक है, एक पेशेंट है जो कि ट्यूब फीडिंग हम उसे गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब के थ्रू हम उसे ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं। नर्स जो है वहां पे जब भी फीडिंग कराती है, ईच फीडिंग के पहले क्या करती है, रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करती है। तो नर्स जब फीडिंग करा रही है तो वहां पे रेजिडुअल वॉल्यूम जो है हाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाई देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में नर्स का एक्शन क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास में, क्या एक्शन होगा अगर हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम हाई देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन है administer the feeding as scheduled. Option B is hold the feeding and notified the healthcare provider. Option C is increase the rate of feeding and option D is change the feeding solution. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें रेजिडुअल वॉल्यूम हाई देखने को मिलेगी तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, होल्ड दी फीडिंग एंड नोटिफाई दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें होल्ड कर देना है, फीडिंग को हमें होल्ड कर देंगे और हमें जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा उसे इन्फॉर्म करना है, क्योंकि अगर हमने ऐसी कंडीशन में पेशेंट को फीडिंग कराई तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को एस्पिरेशन भी हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जस्ट फीडिंग को वहीं पे होल्ड कर देंगे और आगे फर्दर हम नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 15 थे, बट एक रिपीट हो गया तो 14 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही क्लास हम आपके लिए डेली लेके आने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द क्लास।